हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। आपको मैं कुमार विनय स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो उम्मीद है आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? वीडियो आप तक पहुंच पा रहा है? अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। सब कुछ ठीक ठाक है? चलिए जल्दी से एक बार जुड़ेंगे मेरे साथियों। हमारे साथ में रितेश कुमार भाई जुड़े हुए हैं, अंकिता पूनिया जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री महाकाल। चलिए बहुत बढ़िया साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं इस विनर बैच में मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वह अर्थव्यवस्था के प्रकार है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहता हूं इसी बैच में। ध्यान रखिएगा, कल हम सभी साथी जो हैं 7 अप्रैल को सुबह 11 बजे आप लोगों के साथ में 12 मिलियन का सेलिब्रेशन जो है करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, एड्रेस में फिर एक बार बता देता हूं, मन्नत मैरिज गार्डन, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर में हम लोग मिलने वाले हैं। तो सभी साथी जो आसपास के साथी हैं जरूर वहां पधारें। खूब मजा आने वाला है, बहुत मजा हम करेंगे और आप लोगों के साथ में सेलिब्रेशन करने की कोशिश करेंगे। बहुत मजा आएगा दोस्तों, मुझे तो सोचते हुए ही अच्छा लग रहा है कि कल हम सभी हमारे दोस्तों के साथ में मिलने वाले हैं, है ना, और एक अलग आनंद रहेगा। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, शाम को 6 बजे आपकी एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए फाउंडेशन बैच में यूट्यूब पर रोहित सर की रीजनिंग की क्लासेस आपकी चल रही है, शाम को 6 से 7 बजे। आ रही बात समझ में? और 6 से 7 में आप वहां पर भी जुड़ सकते हैं। रोहित सर शानदार मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए और रीजनिंग की बहुत ही बेहतरीन कक्षाएं लेकर के आ रहे हैं। तो जरूर आप वहां पर भी जुड़ने की कोशिश करेंगे मेरे साथियों। और बाकी तो आपको पता ही है, रात को 10 बजे हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के साथ में आप लोगों के साथ में मिलते हैं। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे कितने साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद कासिम जी जुड़ चुके हैं। ठीक है, कल क्लास ऑफ रहेगी भाई, कल संडे है और कल जयपुर भी जाना है। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले संडे को हम लोग क्लासेस ले पाए। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं संडे को कम से कम 2 से 2.5 घंटे की क्लास आपकी लूं, ताकि आपका सिलेबस सीपीओ तक मैं कंप्लीट करने में कामयाब रहूं, या लगभग उतना पार्ट तो कंप्लीट कर दूं जितना पार्ट आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट रहता है। ठीक है, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। तो फिर शुरुआत करते हैं मेरे साथियों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास की। उम्मीद है आप सभी मेरी बातों से भली भांति परिचित होंगे और मेरी भाषा शैली से भी परिचित हो गए होंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था अर्थव्यवस्था के प्रकारों को। आपको याद होगा इकोनॉमिक्स के टाइप्स हमने देखने की कोशिश करी थी कि इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है ना। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में हमने 3 आधारों पर, 3 बेसिस पर इकोनॉमी को डिवाइड करने की कोशिश करी थी। आपको याद होगा, ऑन द बेसिस ऑफ इंटर रिलेशन, जिसे हम हिंदी में अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसके आधार पर, उसके बेस पर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, पहली है आपकी ओपन इकोनॉमी, जिसे आप खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसके अंतर्गत एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों को एक्सेप्ट किया जाता है, बखूबी आप जानते हैं। दूसरी जो इकोनॉमी है उसे आप क्लोज्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है बंद अर्थव्यवस्था, यानी कि इसके अंदर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों पर बैन होता है, दोनों पर प्रतिबंध होता है। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखना है। जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, निखिल, प्रमोद, अमित, संदीप, पंकज, नीतू, आप सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी इस क्लास में। जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाएं ताकि हम आगे इस क्लास को कवर अप कर सके। दूसरा आज मुझे प्रकार आपको बताना है, उसके आगे मैं बात करने वाला हूं, ध्यान रखना। और वो प्रकार है, दरअसल ध्यान रखना उस बात के लिए, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपको बताने वाला हूं। आज वो प्रकार बताऊंगा मैं विकास की अवस्था के आधार पर देश की इकोनॉमी। ठीक है, तो विकास की अवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि किसी देश की इकोनॉमी का डेवलपमेंट कितना हुआ है। आ रही बात समझ में? किसी देश की इकोनॉमी का डेवलपमेंट कितना हुआ है, उसके आधार पर इकोनॉमी का डिवाइडेशन हम करें। ठीक है, तो कितने प्रकारों से डिवाइडेशन किया जा सकता है, आइए जरा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मैं अगला हेडिंग डाल लेता हूं, विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था। ठीक है, विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था। ये बोर्ड हैंग हो गया, चल ही नहीं रहा, है ना। दोस्तों क्या टॉपिक है हमारा? तो विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था की हम बात करेंगे कि विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकारों की होती है।
मैंने आपको बताया था कि विकास की अवस्था के आधार पर देश की इकोनॉमी को दरअसल 3 पार्ट में डिवाइड करके देखा जाता है। एक को हम कहते हैं अल्प विकसित, दूसरे को कहते हैं विकासशील और तीसरे को कहते हैं हम विकसित। मैं तीनों के बारे में बात करूंगा। तो मैं यहां पहले हेडिंग डाल लेता हूं, विकास की अवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, है ना। विकास की अवस्था के आधार पर, विकास की अवस्था के आधार पर विकास की अवस्था के आधार पर देश की इकोनॉमी को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है ना। इसको मैं कल भी अंग्रेजी में बता चुका था, मैं बार बार शब्दों का प्रयोग दोहरा रहा हूं ताकि आपको कोई दुविधा न हो। विकास की अवस्था के आधार पर देश की इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड करके देखा जाता है। आप सभी जानते हैं कि सबसे कम अगर किसी देश का विकास हुआ है तो उसे हम अल्प विकसित कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प विकसित हम इसे कहते हैं। और अल्प विकसित को हम इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए हमारे पास में शब्द है अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी। क्या कहते हैं इसको? अंडर डेवलपिंग। ठीक है, अंडर डेवलपिंग, अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी, इसे हम अल्प विकसित के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर विकास इससे थोड़ा सा अच्छा हो गया है, मान लेते हैं कि विकास इससे थोड़ा ठीक हो गया है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम कहते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। क्या कहेंगे? विकासशील अर्थव्यवस्था। अगर विकास इससे थोड़ा अच्छा हो गया है तो उसे हम विकासशील अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। और विकासशील अर्थव्यवस्था को हम इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, उसे हम कहते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी। विकासशील, और विकासशील के लिए हमारे पास में शब्द क्या है? तो डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी हम इसे कहते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था को हम डेवलपिंग इकोनॉमी कहते हैं। अगर डेवलपमेंट इससे भी कई गुना हो चुका है या इससे भी कई गुना ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, उसे हम कहते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, और विकसित के लिए हमारे पास में शब्द क्या है? डेवलप्ड इकोनॉमी। क्या बोलेंगे इसके लिए? डेवलप्ड इकोनॉमी शब्द को यूज करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकारों की होती है? तो साथियों, विकास की अवस्था के आधार पर इकोनॉमी या किसी भी देश की इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड करके देखा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ध्यान रखिएगा, इनमें दरअसल होता क्या क्या है। अगर मैं कहूंगा कि किसी देश का विकास बहुत कम हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उस देश में विकास की अभी संभावनाएं मौजूद है, यही तो मैं कहूंगा। विकास कम हुआ है या विकास बहुत कम हुआ है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब एक ये भी है कि वहां पर संसाधनों की कमी हो सकती है, वहां पर रिसोर्सेस की कमी हो सकती है। आ रही बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा, अगर विकास बहुत कम हुआ है अल्प विकसित देशों में या अल्प विकसित देशों की हम बात करें तो वहां पर क्या क्या दिक्कत होगी? तो वहां पर संसाधनों का अभाव होगा, जिसे आप अंग्रेजी में लेक ऑफ रिसोर्सेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या चीजें आएगी मेरे साथियों? तो संसाधनों का अभाव, जिसे आप लेक ऑफ रिसोर्सेस कहते हैं, वहां पर संसाधन बहुत कम होंगे। तो संसाधनों का अभाव पहली बात है। लेक ऑफ रिसोर्सेस, देयर आर लेक ऑफ रिसोर्सेस, वहां पर रिसोर्सेस ही नहीं होंगे, और अगर रिसोर्सेस नहीं होंगे तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा? और वहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम जो है मेरे साथियों बहुत ही कम होगी। तो प्रति व्यक्ति आय, वहां के लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत ज्यादा कम होगी मेरे साथियों। तो ध्यान रखिएगा, अल्प विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय जो है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पर कैपिटा इनकम के नाम से जानते हैं, जिसे पीसीआई के नाम से हम जान देते हैं। ठीक है, पीसीआई का मतलब है पर कैपिटा इनकम, यानी कि हर एक व्यक्ति को मिलने वाला रुपया या पैसा। ध्यान रखिएगा, हर एक व्यक्ति को मिलने वाला रुपया या पैसा है, उसकी मात्रा भी क्या होगी? वो भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, वहां पर लोगों की इनकम कम होगी, प्रति व्यक्ति आय कम होगी। उस अल्प विकसित देश में गरीबी बहुत ज्यादा होगी। गरीबी का मतलब है पुअर्टी। आप जानते होंगे कि गरीबी की परिभाषा क्या है, अगर नहीं जानते हैं तो सुन लीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, गरीबी बहुत ज्यादा होगी। ये ऊपर एरो लगा रखा है, इसका मतलब है कि ज्यादा है, वृद्धि हुई है। आ रही बात समझ में? और इसका सीधा सा मतलब यह है साथियों कि गरीबी का मतलब होता है कि
ऐसा व्यक्ति जो अपनी बेसिक नीड्स, जो अपनी फंडामेंटल नीड्स की भी पूर्ति नहीं कर पाता है, उसको भी फुलफिल नहीं कर पाता है, वो व्यक्ति गरीब है। और बेसिक नीड या फंडामेंटल नीड होती है रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी कपड़ा मकान जो है ये फंडामेंटल नीड्स है। अगर किसी व्यक्ति के पास में रोटी कपड़ा मकान भी नहीं है तो ध्यान रखिएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं कि वो व्यक्ति गरीब है। तो उस देश में गरीबी बहुत ज्यादा होगी, और जिस देश में गरीबी बहुत ज्यादा होगी हम कहेंगे कि वह देश कैसा है, तो वह अल्प विकसित देश है, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है। इस देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा होगी। ध्यान रखना, गरीबी बहुत ज्यादा है और बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है। लोगों के पास में रोजगार नहीं है, इसका मतलब यह है। तो बेरोजगारी, जिसे आप अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे साथियों? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट हम इसे कह देते हैं। बेरोजगारी जितनी ज्यादा होगी इस देश में, इस देश की स्थिति और ज्यादा खराब होगी, क्योंकि लोगों के पास में रोजगार रहेगा ना, तो व्यक्ति थोड़ा बहुत अर्न करेगा, तो अर्न करने के बाद में क्या करेगा? वो खाना पीना रहना थोड़ा ठीक ठाक रहने लग जाएगा, कपड़े पहनने लग जाएगा। ठीक है, तो अगर रोजगार रहेगा, एम्प्लॉयमेंट रहेगा, तो फिर ये गरीबी बेरोजगारी रहेगी ही नहीं, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो ये सारी बातें मैंने बताने की कोशिश की इस अल्प विकसित देश में। तो फिर से मैं बता देता हूं अल्प विकसित देश में क्या क्या है। तो संसाधनों का अभाव है, लेक ऑफ रिसोर्सेस हम इसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में दूसरी बात है, यहां के लोगों की पर कैपिटा इनकम जो है, प्रति व्यक्ति आय जो है, वो बहुत ज्यादा कम है। तीसरी बात, यहां पर पुअरिटी बहुत ज्यादा है, गरीबी बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अन्य शब्दों में कहूं तो रोजगार की मात्रा यहां पर क्या है? कम है। और ऐसे कौन कौन से देश हो सकते हैं? अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं कि ऐसे कौन कौन से देश है, तो आपने बरूंडी का नाम सुना होगा। एग्जाम्पल की मैं बात करूं कि भैया ऐसे कौन कौन से देश है जहां की इकोनॉमी जो है वह अल्प विकसित में आती है, तो आपने बरूंडी देश के बारे में सुना होगा। बरूंडी एक देश है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है मेरे साथियों। ठीक है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है बरूंडी। ऐसे ही अफ्रीका का एक देश है सोमालिया, ऐसे ही इथियोपिया। ये सारे जो देश हैं, ये देश बहुत ज्यादा कमजोर देश हैं। इन देशों के पास में रिसोर्सेस की कमी है, इन देशों में रहने वाले जो लोग हैं उनके पास में पैसों की कमी है, वहां पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, लोगों के पास रोजगार ही नहीं है, वहां पर लोगों के पास में गरीबी बहुत ज्यादा है, बेसिक नीड्स नहीं है। कभी अपना यूट्यूब खोलना इस नक्शे से और यूट्यूब खोल के देखना, सर्च करना बरूंडी लाइफ, बरूंडी कंट्रीज लाइफ ऐसा लिखना, बरूंडीज पीपल्स लाइफ ऐसा लिख दीजिए आप। आपको पता चलेगा कि पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, उनके पास खाने के लिए चीज नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, कितनी बड़ी दुविधा में वो लोग रहते हैं। तो अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो एग्जाम्पल इसका बनता है मेरे साथियों। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं अफ्रीका के देश। आप अफ्रीका का मतलब समझ जाना, अफ्रीका के देश जो है इसके एग्जाम्पल में आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना मैंने क्या क्या बातें आपको बताई है। जिन देशों में संसाधनों का बहुत अभाव है, संसाधन है ही नहीं, वो देश कहां पर आएगा? तो संसाधन वो आपका अल्प विकसित में आएगा। विकसित में, विकासशील में क्या है भाई? इससे थोड़ी अच्छी कंडीशन यहां होगी, इतनी एडवांस भी नहीं होगी, लेकिन ठीक है, कुल मिलाकर के ये बीच में है। क्योंकि विकसित में बहुत ज्यादा, जैसे जापान की मैं बात करूं, अमेरिका की मैं बात करूं, चाइना की मैं बात करूं, जर्मनी की मैं बात करूं, तो वहां की इकोनॉमी बहुत खतरनाक लेवल पर होगी। आ रही बात समझ में? यह बात आपको ध्यान रखना है। एक और बात मैं आपको चलते चलते बता देता हूं, यह जो अल्प विकसित देश है, दरअसल यहां पर प्राइमरी, ध्यान रखना, प्राइमरी सेक्टर्स जो है, मैं फिर से कह रहा हूं कि अल्प विकसित देश जो है, यहां पर प्राइमरी सेक्टर में आपको पढ़ा चुका हूं, कृषि और संबद्ध क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, उसका रोल ज्यादा होगा, है ना, उसका योगदान ज्यादा होगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि इसमें प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान ज्यादा रहता है। इसमें प्राथमिक क्षेत्र जिसे प्राइमरी सेक्टर हम कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान, प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान, इसमें प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। आपको पता चल गया होगा क्यों होता है? क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेस से हमें वो चीजें मिलती है, इसलिए ज्यादा होता है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर विकासशील देश की बात करें
तो यहां पर भी संसाधनों का अभाव तो होगा, लेक ऑफ रिसोर्सेस होंगे, लेकिन बात यह है कि उतनी अच्छी मात्रा में नहीं होंगे जितनी अच्छी मात्रा में अमेरिका में है, जापान में है। आ रही बात समझ में? यहां पर मैं कहूंगा लोगों की पर कैपिटा इनकम ठीक ठाक होगी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी विकसित देशों में है। आपको पता होगा अमेरिका में अगर कोई व्यक्ति भारत से गया है तो वो ज्यादा पैसा कमाता है बजाय हिंदुस्तान के। आपको पता होगा कि ऐसे जितने भी कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका हो गया, जापान, जर्मनी, चाइना, ये सारे के सारे जो कंट्रीज हो गई, ये विकसित में आते हैं और विकासशील में भारत आता है। तो भारत में प्रति व्यक्ति आय उतनी तो नहीं है जितनी यहां पर है, लेकिन हां अल्प विकसित से अच्छी है। तो यहां पर प्रति व्यक्ति आय मध्यम स्तर की होती है। गरीबी बेरोजगारी बताओ, भारत यहां पर है, क्या भारत में गरीबी नहीं है? क्या भारत में बेरोजगारी नहीं है? है ना? तो भारत में है, यानी कि गरीबी बेरोजगारी तो होगी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी अल्प विकसित में है, जितनी इस अंडर डेवलपिंग में है। आ रही बात समझ में? तो सिंपल सी बात है, सारी बातें हैं। देखो मैं आपको इतनी बात केवल बता देता हूं कि विकासशील देश का सबसे बड़ा उदाहरण जो है वह आपका कौन सा है, तो भारत है, पहली बात। और दूसरी बात मेरे साथियों कि विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र, किस सेक्टर का रोल सबसे ज्यादा होता है? तो दरअसल भारत में अभी जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका रोल ज्यादा है। तो ध्यान रखिएगा, यहां द्वितीय क्षेत्रों की भूमिका ज्यादा है। तो यहां द्वितीय या औद्योगिक क्षेत्र लिख देते हैं डायरेक्ट, यहां औद्योगिक क्षेत्रों की भूमिका, औद्योगिक क्षेत्रों की भूमिका, ठीक है, अधिक है। यहां पर औद्योगिक क्षेत्रों की भूमिका अधिक है। फिर तीसरी बात क्या होगी मेरे साथियों? आधारभूत संरचना एक शब्द में लेकर के आ रहा हूं, उसके बारे में मैं बात करूंगा। आधारभूत संरचना को हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप इसे कह देते हैं। ध्यान रखिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर की मैं बात करूंगा। यहां पर आधारभूत संरचना जो है वो पाई तो जाएगी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं होगी, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि उन्नत किस्म का हाई टेक्नोलॉजी की या हाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी यहां पर नहीं होगी। टेक्नोलॉजी तो होगी, लेकिन हाईली पावर्ड या मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो यहां पर नहीं होगी। तो आधारभूत संरचना होगी, लेकिन उसमें और भी काम करने की आवश्यकता है। हमारे पास में मेट्रो ट्रेन है, लेकिन बुलेट ट्रेन नहीं है। आ रही बात समझ में? मोदी जी बार बार कहते हैं कि बुलेट ट्रेन लेकर के आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन अभी तक आई नहीं है। वैसे ही मेरे साथियों, अगर बात की जाए, हमारे यहां पर सड़कों पर चलने वाली रेलगाड़ी भी है, हमारे पास में मेट्रो भी है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या जापान जैसी मेट्रो की स्पीड हमारे पास में है क्या? नहीं है। इसका मतलब हमारे यहां जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी से और बेटर टेक्नोलॉजी हो सकती है। आ रही बात समझ में? यह बात आपको ध्यान रखना है। भारत का लक्ष्य विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का है। अभी पांचवी इकोनॉमी है। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य बना करके रखा है, और उम्मीद है मुझे कि अगर विकास अच्छा रहा तो हम बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे और तीसरे नंबर पर भी आ जाएंगे। आ रही बात समझ में? यह बात आपको ध्यान रखना है। ऋषिकांत शर्मा जी का एक कमेंट है, आपने बताया था कि तृतीयक क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है। ऋषिकांत भाई, मैंने यह बताया था कि भारत की जीडीपी में टर्शियरी सेक्टर का या तृतीय क्षेत्र का योगदान ज्यादा है। मैंने यह नहीं बताया था कि विकासशील और विकसित देशों में किसका योगदान ज्यादा है। ठीक है, अगर सेवा क्षेत्र का योगदान ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब है कि हम विकसित देश में आ जाएंगे, डेवलप्ड इकोनॉमी में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, वी हैव वंदे भारत। हाँ जी, बिल्कुल वंदे भारत है हमारे पास में, लेकिन मैं मतलब राजनीतिक उठापटक के लिए यहां नहीं आया हूं, नहीं मैं आपसे राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूं। मैं तो केवल एक बात बता रहा हूं इकोनॉमी के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो ध्यान रखना, यह बात आपको यहां पर मैंने बताने की कोशिश की, और भारत इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। यह आपको विकासशील में ध्यान रखना। विकसित में क्या है, तो यहां पर ध्यान रखना, यहां पर आधुनिक तकनीक पाई जाती है। ठीक है, आधुनिक तकनीक है। आधुनिक तकनीक का मतलब क्या है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी।
आधुनिक तकनीक यहां पर पाई जाती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यहां पर पाई जाती है। फिर दूसरी बात मेरे साथियों, यहां पर गरीबी बहुत कम होती है। ध्यान रखना, जो जितने भी विकसित देश है ना, वहां पर पुअर्टी बहुत ज्यादा कम होगी। गरीबी को पुअर्टी कहते हैं, ऑलरेडी लिख चुका हूं, बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, यहां पर गरीबी बहुत ज्यादा कम होती है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा कम होती है। गरीबी और बेरोजगारी, बेरोजगारी को आप अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सभी लोगों के पास कुछ न कुछ काम होता है, और वहां की जो जनता है ना, वहां की जनता सरकार को नहीं कोसती कि हमारे पास रोजगार नहीं है। वहां की जनता काम करना चाहती है। आपने देखा होगा, छोटा बच्चा जो 20 साल का रहता है, वो बच्चा भी खुद की अर्निंग करता है वहां पर, चाहे वह रेस्टोरेंट में काम करके करे या किसी भी रूप में काम करने को करे। आ रही बात समझ में? तो वहां रोजगार को तलाशने के लिए सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। वहां व्यक्ति काम करके भी तो पैसा कमा सकता है, और करते ही है। बहुत सारे लोग वहां पर जो है रेस्टोरेंट में काम करके अपनी अर्निंग को बनाते हैं। तो ये बात आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखनी है। फिर वहां पर प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम की बात करें तो ध्यान रखिएगा, वहां पर लोगों की जो आय है वो बहुत ज्यादा रहती है। तो प्रति व्यक्ति आय, जिसे आप पर कैपिटा इनकम के नाम से जानते हैं, पीसीआई आप इसे कह देते हैं, ये बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताऊं, अगर आपने अमेरिका में काम कर लिया तो आप गाड़ी, फोर व्हीलर वगैरह वगैरह तो बहुत जल्दी ही लेकर के आ जाओगे। क्यों? क्योंकि लोगों के पास में पैसा ही इतना है, वहां पर पैसा ही इतना मिल जाता। आप कोई काम करने चले जाओ तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से एग्जाम्पल इस विकसित में आएंगे, तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो आपका अमेरिका आ जाएगा, जिसे आप यूएसए कहते हैं। उसके बाद चीन आ जाएगा, फिर जर्मनी आ जाएगा, ठीक है, फिर जापान आ जाएगा। तो ये सारी की सारी कंट्रीज जो हैं वो आपकी किसके अंतर्गत आती है? तो इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, और विकासशील में भारत सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताने की कोशिश करी। बेटा अजय कुमार एक ही कमेंट करते हैं, सर जी इंडियन इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? बेटा भारत की अर्थव्यवस्था मैंने लिखा हुआ है यहां पर कि विकासशील है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था विकास के आधार पर विकासशील अर्थव्यवस्था है। इतना कमेंट अगर कॉपी पेस्ट करोगे बेटा तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, जेन्युअल अख्तर जी कह रहे हैं सर पाकिस्तान भी अंडर डेवलपिंग है ना? बिल्कुल, पाकिस्तान अंडर डेवलपिंग के अंतर्गत आता है। अब देखो, एक मुद्दा यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मतलब आपके विषय से हटके बात है, लेकिन यह बात कौन डिसाइड करता है कि किसी देश की इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग है या फिर डेवलप्ड है? कौन कौन ये बात डिसाइड करता है? ऐसी कोई संस्था तो होगा, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन होगा जो ये बात डिसाइड करता होगा, कुछ तो होगा। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो ये डिसाइड करे कि किसी देश की इकोनॉमी जो है वो किस रूप में आएगी, है ना? किसी देश की इकोनॉमी किस रूप में आएगी, ऐसा कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। तो फिर बोले क्या है? फिर क्या है? तो ध्यान रखिएगा, WTO जिसे हम कहते हैं विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, और अन्य संस्थाएं जो हैं वो मिलकर के ये तय करती है कि भैया कोई देश किसी देश की इकोनॉमी में कैसे आएगा। कोविड काल की मैं बात बताता हूं आपको। कोविड काल में हुआ ये कि चाइना ने एक ट्वीट करके कहा, उस समय डोनाल्ड ट्रंप थे राष्ट्रपति अमेरिका के, कि हम तो अभी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। ऐसा हिंदी में मैं बोल रहा हूं, है ना? चाइना ने यह कहा कि हम अभी अल्प विकसित में आते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट करके यह जानकारी दी कि हां हम भी कह सकते हैं कि हम भी अभी तो अल्प विकसित में ही आते हैं। कितनी हास्यास्पद बात है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। खैर आप समझ गए होंगे, ये दरअसल मैंने जो इकोनॉमी आपको बताई ये डेवलपमेंट के बेसिस पर है। अब हम बात करेंगे कंट्रोल के ऊपर कि भैया रिसोर्सेस पर कंट्रोल किसका है। तो जरा यहां तक बताएं, क्या बातें ओके हैं? अब हम आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी से बताएं। ठीक है, आगे बढ़े। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं बताएं यहां तक की बातें समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं आपकी कमेंट लेता हूं जल्दी से, 20-30 सेकेंड में जल्दी से बताएंगे। यहां तक ओके है? वेरियस इंडेक्स लाइक एचडीआई, बहुत बढ़िया यश गुप्ता जी। एचडीआई का इंडेक्स भी हमें यह बताता है कि विकास कहां तक हुआ है। बहुत अच्छी बात है आपकी, है ना? हरीश रॉय जी समझ में आ रहा है, बिल्कुल, है ना?
ओके सर। सुजीत भाई ओके, ठीक है। प्रशांत शर्मा जी, राहुल सिंह, और बाकी लोग बताएं किसी को कोई दिक्कत है तो। रेखा, अजय भाई, और बताएं। अंकित, निकिता, चलिए लगभग लोगों को चीजें क्लियर है। कुलविंदर जी आपको भी। पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री है ना सर। प्रमोद भाई, पाकिस्तान देखो, मैं आपको जो आइडिया बता रहा हूं वो दरअसल ये कि वो अंडर डेवलपिंग में आता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ओके ओके, है ना। लगभग सभी लोगों को समझ में आई ये बात। उम्मीद है चीजें बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। अब मैं अगली बात करता हूं संसाधनों पर नियंत्रण के आधार पर, है ना। तो ध्यान रखिएगा, कंट्रोल ऑन रिसोर्सेस, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ऑन रिसोर्सेस। तो ध्यान रखिएगा, रिसोर्सेस पर कंट्रोल किनका है, रिसोर्सेस पर कंट्रोल किसका है, इसके बारे में हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, नियंत्रण के आधार पर, या हम लिखते हैं संसाधनों पर नियंत्रण के आधार पर, संसाधनों पर नियंत्रण के आधार पर, संसाधनों पर नियंत्रण के आधार पर। ठीक है, तो संसाधनों पर नियंत्रण के आधार पर देश की इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ऑन द ध्यान रखना, रिसोर्सेस पर कंट्रोल किनका है। अगर रिसोर्सेस पर कंट्रोल मेरे साथियों सरकार का है, तो उस देश की इकोनॉमी को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। आ रही बात समझ में। अगर किसी देश के संसाधनों पर कंट्रोल अगर गवर्नमेंट का है, तो उसे हम, सरकार का अगर कंट्रोल है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम सामान्य रूप में किस नाम से जानते हैं इंग्लिश में, तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं मेरे साथियों, तो सरकार का अगर नियंत्रण होगा तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगा। अगर नियंत्रण जो है वह प्राइवेट सेक्टर का है, ध्यान रखना, अगर नियंत्रण प्राइवेट सेक्टर का है तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी हम इसे कहते हैं अंग्रेजी में। मैं पहले हिंदी में लिख देता हूं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। चलो मैं हिंदी में नीचे लिख देता हूं अंग्रेजी में, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। और ध्यान रखना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसका कंट्रोल होता है, तो प्राइवेट सेक्टर का। हिंदी में इसे कहते हैं निजी क्षेत्र। तो वहां पर कंट्रोल किसका रहता है, निजी क्षेत्र का रहता है, प्राइवेट सेक्टर का रहता है। वहीं पर अगर रिसोर्सेस पर कंट्रोल किसका है, अगर रिसोर्सेस पर कंट्रोल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का है, तो उस देश की इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, उस देश की इकोनॉमी को हम मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये सारी बातें मैं कल आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मैं बात करता हूं मिश्रित अर्थव्यवस्था की। मिश्रित अर्थव्यवस्था, आप सभी जानते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है उसे अंग्रेजी में हम मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं मेरे साथियों। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में कंट्रोल किसका रहता है, तो गवर्नमेंट यानी कि सरकार और निजी क्षेत्र, सरकार और निजी क्षेत्र या प्राइवेट सेक्टर, इन दोनों का कंट्रोल इस पर रहता है मेरे साथियों। यह बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं एक एक सेक्टर की बात करता हूं, एक एक के बारे में बात करूंगा, ठीक है। आइए जरा मैं अगला पेज लेता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा समाजवादी अर्थव्यवस्था की। आपको पता है कि समाजवादी को हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं, सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था हम इसे कहते हैं, ठीक है। क्या कुछ बात है समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, तो साथियों जरा एक बात समझना गौरपूर्वक। वो बात यह है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को आप इंग्लिश में सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं, सोशलिस्टिक इकोनॉमी आप इसे कहते हैं मेरे साथियों। क्या कहते हैं, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था या सोशलिस्टिक इकोनॉमी आप इसे कहते हैं। क्या क्या कुछ खास बातें हैं इस समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, तो इसके अंतर्गत मैं आपको कुछ बेसिक सी बातें बताना चाहता हूं।
वो बेसिक सी बातें, बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें हैं, बेसिक है नहीं दरअसल वो। समाजवादी अर्थव्यवस्था की मैं बात करूं तो एक व्यक्ति हैं इस पूरे दर्शन में, इस पूरे पृथ्वी पर, ध्यान रखना, उनका नाम है कार्ल मार्क्स। अगर आपको आइडिया हो कार्ल मार्क्स के बारे में, तो कार्ल मार्क्स ने इस कॉन्सेप्ट को उजागर किया था। इस कॉन्सेप्ट के बारे में पहली बार जो डिस्कस किया वो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया। ठीक है। मनोज कुमार जी पूछ रहे हैं दिल्ली पुलिस की जो इकोनॉमी करवाई थी बस इनफ है क्या एसएससी के लिए? देखो, वो एसएससी जीडी के लिए इनफ हो सकती है, लेकिन एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए इनफ नहीं है, वहां पर थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको बताता हूं, एक व्यक्ति हैं, एक दार्शनिक हैं, एक फिलोसोफर है जिनका नाम क्या है? कार्ल मार्क्स। मेरे साथियों, कार्ल मार्क्स नाम के एक दार्शनिक है, फिलोसोफर है ना, उन्होंने दरअसल इस इकोनॉमी के बारे में बताया था। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं कार्ल मार्क्स। ठीक है, और कार्ल मार्क्स इसके प्रतिपादक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रतिपादक, प्रतिपादक का मतलब आप समझते हैं? प्रतिपादक मतलब ये कॉन्सेप्ट दिया। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि बताइए किस अर्थशास्त्री ने या किस दार्शनिक ने, किस फिलोसोफर ने इस सोशलिस्टिक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया है, तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? कार्ल मार्क्स। दरअसल ये जो कार्ल मार्क्स साहब हैं, इन कार्ल मार्क्स साहब के बारे में इतनी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि कार्ल मार्क्स एक प्रकार के, ये एक जो व्यक्ति हैं, ये दरअसल दार्शनिक भी हैं और अर्थशास्त्री भी हैं। तो कभी आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि व्यक्ति कौन है, तो ये अर्थशास्त्री भी हैं, अर्थशास्त्री प्लस दार्शनिक दोनों ही हैं ये। ठीक है, ये इकोनॉमिस्ट भी हैं और ये फिलोसोफर भी हैं। फिलोसोफर को हम बोलते हैं इंग्लिश में दार्शनिक, हिंदी में बोलते हैं दार्शनिक, इंग्लिश में कहते हैं फिलोसोफर, ये दोनों ही हैं। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, एक इनकी बुक है मेरे साथियों, जिनमें इन्होंने इस सोशलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में वर्णन किया है। उस पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। ठीक है, तो इनकी बुक है मेरे साथियों, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो दास कैपिटल है। ठीक है, इनकी जो बुक है उसका नाम क्या है? तो दास कैपिटल। ये इनकी पुस्तक है, दास कैपिटल। तो मैंने लिखा दास कैपिटल। दास कैपिटल इनकी क्या है? पुस्तक है। और इस पुस्तक को, इस बुक को समाजवाद की बाइबिल कहते हैं। आ रही बात समझ में? इस पुस्तक में इन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था या सोशलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में बताया है। और जब सोशलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में बताया है, इसीलिए इस पुस्तक को हम समाजवाद की बाइबिल के नाम से जानते हैं। तो कभी आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि समाजवाद की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो समाजवाद की जो बाइबिल है, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, यह समाजवाद की बाइबिल है। तो बाइबिल ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी हम इसे कहते हैं, समाजवाद की बाइबिल इसे कहते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं लिखवा भी रहा हूं, है ना। समाजवाद की बाइबल इस पुस्तक को कहते हैं मेरे साथियों। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने सोशलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में आपको बताया है। ठीक है, इंग्लिश में लिखो सर, आपने नमस्ते तो मेक एंड एफर्ट एंड दयाज लव, क्या कहना चाह रहे हो अजय भाई? मैं समझ ही नहीं पाया आपका क्या प्रश्न था, है ना। ठीक है, मैं हर एक बात ऐसे अंग्रेजी में बोल रहा हूं। मैंने कौन सी बात अंग्रेजी में नहीं बोली? मैंने कोई बात है ऐसी जो अंग्रेजी में नहीं बोली? मैंने हर एक बात अंग्रेजी में बोली। मैंने पुस्तक को बुक लिखा है। अब आप सोच रहे हो कि मैं इज एम आर भी लगा दूं, तो बेटा वो संभव नहीं है ना, वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, इसे समाजवाद की बाइबिल हम कहते हैं मेरे साथियों। समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम समाजवाद की बाइबिल कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किस देश की देन है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो सोवियत संघ रूस की देन है। ठीक है, सोवियत संघ रूस की देन है मेरे साथियों। तो मैं अगला बिंदु यहां पर लिख रहा हूं कि ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ये सोवियत संघ रूस की देन है। तो सोवियत संघ रूस, जिसे आप पहले किस नाम से जानते थे? तो यूएसएसआर के नाम से जानते थे। ठीक है, ये सोवियत संघ रूस की देन है। पूछा जा सकता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसकी देन है, मतलब कहां से आपने प्रेरणा ली है समाजवादी अर्थव्यवस्था की? तो यूएसएसआर से ली है। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखना है। फिर क्या महत्वपूर्ण बात है मेरे साथियों,
इस प्रकार की इकोनॉमी का उद्देश्य क्या होता है? तो इस प्रकार की इकोनॉमी का उद्देश्य क्या रहता है मेरे साथियों? इस प्रकार की इकोनॉमी का उद्देश्य रहता है कि लोगों का कल्याण किया जाए, लोगों का वेलफेयर किया जाए। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो पर्पस है वह पब्लिक वेलफेयर है। आ रही बात समझ में? हिंदी में इसे जन कल्याण के नाम से जाना जाता है। तो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, इसका जो उद्देश्य है, पर्पस है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है मेरे साथियों? तो ध्यान रखना, इसका ऑब्जेक्टिव पब्लिक वेलफेयर, जन कल्याण जिसे हम कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? उसे जन कल्याण, उसे जन कल्याण कहते हैं, और इसे अंग्रेजी में पब्लिक वेलफेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो पब्लिक वेलफेयर के नाम से जानते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो पब्लिक वेलफेयर इसका क्या होता है? उद्देश्य होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है, इसका पर्पस होता है। जो भी 2-3 शब्द मैंने कहे, जो आपको अच्छा लगे वो शब्द लिख लेना। ठीक है, मुझे बताओ, रिसोर्सेस पर कंट्रोल किसका रहता है इस समाजवादी अर्थव्यवस्था में? इस सोशलिस्टिक इकोनॉमी में रिसोर्सेस पर कंट्रोल किसका है? तो ध्यान रखिएगा, इस इकोनॉमी में रिसोर्सेस पर जो कंट्रोल है वह सरकार का है। ठीक है, तो मैं यहां पर अगली बात लिख रहा हूं, सरकार का नियंत्रण। ठीक है, सरकार का नियंत्रण। इस इकोनॉमी में किसका कंट्रोल होता है? तो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। तो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट मेरे साथियों, वहां की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका इस देश की इकोनॉमी पर क्या होगा? तो कंट्रोल होगा। यह बात भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बात करें, अगली बात करते हैं। सरकार का नियंत्रण को हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, बाकी अगली बात क्या है मेरे साथियों इस समाजवादी अर्थव्यवस्था की? तो ध्यान रखिएगा, इस समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्राइस का डिटर्मिनेशन, कीमतों का निर्धारण जो है, ठीक है, वो किसके द्वारा किया जाता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में या सोशलिस्टिक इकोनॉमी में जो प्राइस डिटर्मिनेशन है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाएगा। तो कीमत, कीमत है ना, क्या बोलेंगे इसको हम? तो ध्यान रखिएगा, कीमत निर्धारण जो है, प्राइस डिटर्मिनेशन इसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, कीमत निर्धारण, कि किसी वस्तु की कीमत कितनी होगी। ठीक है, तो कीमत निर्धारण, कीमत निर्धारण जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा? प्राइस डिटर्मिनेशन हम इसे कहते हैं अंग्रेजी में, प्राइस डिटर्मिनेशन। वो किसके द्वारा की जाएगी? तो गवर्नमेंट के द्वारा ही की जाएगी। किसी भी कमोडिटी की या किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस कितनी होनी चाहिए, यह बात कौन डिसाइड करेगा? तो ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि भैया किसी भी जो कमोडिटी है उसकी प्राइस कितनी होगी। इसमें मार्केट कॉम्पिटिशन जो है मेरे साथियों वो बहुत ज्यादा कम होगा, मतलब होगा ही नहीं, क्योंकि सब काम तो गवर्नमेंट कर रही है, तो मार्केट क्या करेगा? यानी कि प्राइवेट सेक्टर तो कुछ करेगा ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा, एक और बात इसके अंतर्गत आप ध्यान रखेंगे, इसमें बाजार प्रतिस्पर्धा, मार्केट कंपटीशन नहीं रहता है। तो लेक ऑफ मार्केट कंपटीशन, बाजार प्रतिस्पर्धा, मार्केट कंपटीशन इसमें नहीं होता है। ठीक है, मार्केट कंपटीशन इसमें नहीं होगा मेरे साथियों। मार्केट कंपटीशन इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें मैंने इस सोशलिस्टिक इकोनॉमी में आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, फिर कह रहा हूं, मैंने इतना डीप में न तो किसी बैच में पढ़ाया है, न ही इतना समय लिया है। आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरे ख्याल से 45 मिनट के आसपास हो गया है। ठीक है, और इतना डीप, और पढ़ाया क्या मैंने कि तो केवल 4 बिंदु पढ़ाए। 4 बिंदु में क्या क्या पढ़ाया आपको? तो ये समाजवादी क्या होता है, पूंजीवादी और मिश्रित, अभी तो चल ही रहा, समाजवादी ही चल रहा है। इसके पहले की ये 3 चीजें पढ़ाई केवल, बस इतनी सी बातें मैंने पढ़ाई। इतना अगर समय दे रहा हूं तो मतलब कुछ तो बात होगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? एक देश का एग्जाम्पल सर, हाँ जी बिल्कुल, अभिषेक जी एग्जाम्पल भी देंगे। दरअसल सोवियत संघ रूस इसका बेस्ट एग्जाम्पल था, है ना।
अभी वर्तमान कंडीशन में अगर हम देखें तो रूस भी जो है वह भी आपके किस देश की इकोनॉमी में आता है, तो वह भी मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, वह भी मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाता है। बहुत बढ़िया है ना। तो ध्यान रखिएगा, रशिया की इकोनॉमी आप इस देश की इकोनॉमी के साथ में तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तो रूस आपका हो गया, एक चाइना भी आपका हो गया। अब आपको लगेगा कि चाइना, हां जी, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है 9th 10th की हिस्ट्री के, आप एनसीईआरटी पढ़ना मेरे साथियों, उस एनसीईआरटी में चाइना की इकोनॉमी को सोशलिस्टिक इकोनॉमी बताया गया है। उस हिसाब से उस समय, है ना, हिस्ट्री की इकोनॉमी आप पढ़ोगे, सॉरी हिस्ट्री की आप अगर बुक पढ़ोगे एनसीईआरटी, तो उसमें चाइना में कैसे काम होता था, यह बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इतनी बातें आपकी किसके अंतर्गत है, ये समाजवादी के अंतर्गत है। वर्तमान में ऐसा कोई देश मुझे नहीं दिखाई देता जहां पर केवल और केवल समाजवादी के गुण पाए जाते हो, ठीक है। अब आजकल हर देश में जो है वह हर प्रकार की इकोनॉमी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रूप ले रही है। तो यह बात किससे संबंधित हुई मेरे साथियों, समाजवादी से संबंधित बात हुई है। आ रही बात समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। अब अगली बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। अब हम बात करेंगे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। इंडिया की इकोनॉमी कैसी है? विशाल भाई एक ही कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि पहले पढ़ाने तो दो, भारत की अर्थव्यवस्था समाजवादी नहीं है, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। मैं पहले पूंजीवादी पढ़ाऊंगा और जब पूंजीवादी भी पढ़ा दूंगा तो उसके भी गुण, उसकी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आएगी, और जब प्रॉपर्टीज समझ में आएगी तभी तो जाकर के मैं बता पाऊंगा कि भैया मिश्रित क्या होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलिए वंस अगेन हम पुनः बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी हम इसे कहते हैं। तो मैंने लिखा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कुछ महत्वपूर्ण बात है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को आप अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? सबसे पहले तो यह एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर यह बात नहीं होगी तो शायद आप कमेंट बॉक्स में यहां पर लिखते ही चले जाओगे अंग्रेजी क्या, अंग्रेजी क्या। तो पूंजीवादी को हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। एक बात मुझे याद आई, कल रात को मैं इंस्टाग्राम चला रहा था तो वहां पर मुझे एक रील देखने को मिली, वो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूं, मतलब वहां से यहां कैसे शेयर करूंगा, लेकिन उसके विचार आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करता हूं कि दरअसल वह विचार क्या था, उस इकोनॉमी का विचार क्या था। ध्यान रखिएगा, वो मैं रील मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया है, शायद आप लोगों के साथ में शेयर करूं तो आपको अच्छा लगे, है ना। और विचार ऐसा है, समझना सभी लोग, विचार ऐसा है मेरे साथियों कि प्यार एक पूंजीवादी विचार है, प्यार भी एक पूंजीवादी विचार है। क्यों, कैसे? क्योंकि लड़कियों के सपने में राजकुमार ही आते हैं, कभी मजदूर नहीं आते। आ रही बात समझ में? राजकुमार ही आते हैं लड़कियों के। लड़कियां जब भी सपना देखती है या सोचती है तो वो यही सोचती है कि मेरा राजकुमार आएगा मुझे ले जाएगा, है ना। कभी भी ये नहीं सोचती कोई मजदूर आएगा मुझे ले जाएगा। बड़ी मतलब बड़े मतलब गहरे शब्द हैं, और वास्तव में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता भी है कि यही कुछ सब चाहते भी हैं। यहां पर भी जितनी मेरी दीदियां पढ़ रही हैं वो भी शायद यही चाहती होगी, है ना। तो ये सब बातें हैं कि प्यार एक पूंजीवादी विचार है, क्योंकि लड़कियों के सपने में सिर्फ राजकुमार आते हैं, मजदूर नहीं। तो वास्तव में कहीं ना कहीं एक सोचने की बात है ना। सर जी समझ में तो अच्छे से आता है, बट सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अगर बता दे तो और भी अच्छा होता। बिल्कुल बता देंगे, ऐसा क्या है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। आइए पहले पूंजीवादी के बारे में दो चार बातें कर लेते हैं। पूंजीवादी, जैसे मैंने आपको बताया था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है उसका प्रतिपादन या उसके बारे में किसने बताया, तो कार्ल मार्क्स ने बताया। वैसे ही मेरे साथियों इस पूंजीवादी के बारे में किसने बताया, तो एडम स्मिथ ने बताया। ध्यान रखना, इसके जो पिता है या इसके जो प्रतिपादक, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो एडम स्मिथ ने दिया।
किसके द्वारा दिया गया? एडम स्मिथ ने ही दिया है मेरे साथियों। तो ध्यान रखिएगा, इसका प्रतिपादन जो है, प्रतिपादन का मतलब है कि इसकी अवधारणा, इसका कॉन्सेप्ट, प्रतिपादन, ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो कॉन्सेप्ट है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का, वो किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका कॉन्सेप्ट दिया गया है एडम स्मिथ के द्वारा। आप जानते हैं एडम स्मिथ कौन है? एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, ठीक है, अर्थशास्त्र के पिता हम इन्हें कहते हैं। आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया। किशोरी जी कह रहे हैं मेरे सपने में तो हलवाई आता है सर जी। बहुत बढ़िया, हलवाई आता है। हो सकता है आप घर के, है ना, इन सब चीजों से त्रस्त हो तो आपको लगता हो कि अब तो हलवाई मिल जाए, कम से कम खाना तो खिलाए। तो चलिए मेरे दोस्तों, एडम स्मिथ जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कौन है? तो समर्थक है। और एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो अर्थशास्त्र के पिता हम कहते हैं। अर्थशास्त्र के पिता, अर्थशास्त्र के पिता। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स वो किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं। एडम स्मिथ की एक पुस्तक का नाम है जिसका नाम है आपका वेल्थ ऑफ नेशन। ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने सबसे अच्छे तरीके से कहां पर बताया है? तो इन्होंने बताया है, ध्यान रखना, वेल्थ ऑफ नेशन में। वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस में बताया। ये क्या है? तो ये इनकी किताब है ना, ये इनकी बुक है मेरे साथियों। वेल्थ ऑफ नेशन इनकी बुक है, ठीक है। तो एडम स्मिथ की बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, और इसी किताब में इन्होंने क्या बताया है? तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में बताया है। यह बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, ऐसा नहीं है सर, जो खुद राजकुमारी हो वो ऐसा सपना देखती है। बहुत बढ़िया, है ना। चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई आपको। एडम स्मिथ के बारे में भी मैंने ये बात आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। इससे आगे की हम बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है, इसमें रिसोर्सेस पर कंट्रोल किसका होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें रिसोर्सेस पर कंट्रोल मेरे साथियों प्राइवेट सेक्टर का होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं एक बात लिखना चाहता हूं कि इसमें कीमत निर्धारण, या ऐसा छोड़िए, इसमें लिखेंगे संसाधनों पर नियंत्रण। संसाधनों यानी कि कंट्रोल ऑन रिसोर्सेस, संसाधनों पर नियंत्रण किसका होगा मेरे साथियों? सरकार का, या शुद्ध हिंदी भाषा में भी लिख सकते हैं, इसमें सरकार का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है मेरे साथियों, ठीक है। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल इसके अंतर्गत होगा। बाकी और भी बातें हैं इसके बारे में, मैं शॉर्ट में बताने से बचना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, इसके अन्य नाम भी कुछ हैं, अदर नेम। मैं इसके बारे में और भी डिस्कस करूंगा, इसी पीडीएफ को लेकर के मंडे को मैं डिस्कस करूंगा इसके अदर नेम क्या क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इसे आप किस नाम से जानते हैं? तो इसे आप बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था हम इसे कहते हैं, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी हम इसे कह देते हैं मेरे साथियों। मार्केट बेस्ड इकोनॉमी हम इसे कह देते हैं, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था हम इसे कह देते हैं। बाकी और भी बातें हैं, वो मैं डिस्कस आपसे करूंगा। तो ये अधूरा टॉपिक रहा हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। मैं ऐसी उम्मीद लेकर के आया था कि आज मैं इकोनॉमी के प्रकार को खत्म कर दूंगा, लेकिन नहीं कर पाया। कुछ गलती मेरी भी रही कि मैं उस बात को आपकी कमेंट्स के चक्कर में नहीं कर पाया, और दूसरी गलती मेरी ये रही कि मैं जो है लगातार पढ़ाता ही गया। खैर कोई बात नहीं, गलती किसी से भी हो, गलती गलती होती है ना। और अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, मंडे को हो जाएगा, ऐसा क्या है, ठीक है। सरकार का होता है, अच्छा सॉरी मैंने गलत लिख दिया, कोई बात नहीं। संसाधनों पर नियंत्रण, जो बहुत बढ़िया अच्छी बात है ना, हो सकता है मेरे ध्यान से उतर गई हो। यहां पर प्राइवेट सेक्टर का है मेरे साथियों, है ना, निजी क्षेत्र का है। तो निजी क्षेत्र लिख रहा हूं मैं, प्राइवेट सेक्टर लिख रहा हूं, है ना। प्राइवेट सेक्टर दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर की मैंने बात की है ना, पूंजीवादी है ना प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अब ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। आपके कोई डाउट हो तो जल्दी से बता दो, मैंने सही कर दिया है।
वो मैंने प्राइवेट सेक्टर ही लिखना था मुझे, मैंने गवर्नमेंट लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है सुजीत भाई, थैंक यू, है ना, लव यू आपको भी। गलत लिखा हुआ है सर, हाँ जी जेनुअल अख्तर जी मैंने लिख दिया सही, है ना। सरकार गलत, हाँ जी हाँ जी, हो गया हो गया हो गया भाई, हो गया, है ना। चलिए, हाँ जी रिया, रिया बिल्कुल, है ना। सुनील चौधरी जी, जी बिल्कुल, है ना। पंकज कुमार जी, समझ में आ गया ना। ये सारी बातें एक बार रिपीट कर लेना। और भाटी जी इसमें पहले पेज पर जो है वो थंबनेल लगा देना, ताकि आइडिया रहे कि ये सी की पीडीएफ है ना। चलिए दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होगी, धीरे धीरे आएगी, अगर नहीं आ रही है तो आएगी, डोंट वरी, है ना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप धीरे धीरे बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएंगे। आपकी परीक्षा में क्वेश्चन फंसना चाहिए बस, ठीक है। और परीक्षा में फंसे भी हैं क्वेश्चन, जितनी भी एग्जाम हुई है मैंने पढ़ाया है, वहां से लगभग क्वेश्चन आए हैं। तो खैर चलिए, शीघ्रता से आपकी मुलाकात कराते हैं पुनः 10 आपकी विनर बैच में। तो सोमवार को आपसे दोपहर 3 बजे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, धन्यवाद दोस्तों।